गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सरकार का नज़रिया प्रिंसेस स्टेट्स यानी कि रजवाड़ों को लेकर क्या रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे या भारत को आज़ाद कर रहे थे, उससे पहले ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि भारत के जो 565 रजवाड़े हैं भारत की आज़ादी के साथ ये भी आज़ाद हो जाएंगे और इन्हें अपना भविष्य चुनने का अधिकार होगा। ये रजवाड़े चाहे तो भारत और जो चाहे तो पाकिस्तान या चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। अब यहाँ इस समस्या को लेकर भारत सरकार का क्या नज़रिया रहा, हम आज उस टॉपिक को पढ़ेंगे। अंतरिम सरकार, आप जानते हैं कि 1947 के बाद 1947 में जब देश को आज़ाद कर दिया गया था तभी अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया था और जवाहरलाल नेहरू जी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। अंतरिम सरकार को लग रहा था कि देश छोटे बड़े आकार के विभिन्न देशों में विभाजित हो जाएगा अगर इन रजवाड़ों को अपना भविष्य चुनने का अधिकार दिया गया तो। इसीलिए सरकार ने इस समस्या पर कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग कांग्रेस के निर्णयों का विरोध कर रही थी। उसका मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग को लग रहा था अगर उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कुछ रजवाड़े पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाएंगे। रजवाड़ों के शासकों को समझाने मनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ऐतिहासिक भूमिका रही। उनके योगदान को भारत कभी नहीं भुला सकता। 565 राजाओं के पास जाके उन्हें भारत के साथ मिलने के लिए, उनके रजवाड़ों को भारत में मिलवाने के लिए मनाया। इसी वजह से हम उन्हें लौह पुरुष और कहते हैं। उनके बर्थडे को, उनके जन्म दिवस को हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल आज़ाद भारत के उप प्रधानमंत्री थे और पहले हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर थे। तो उनके मनाने के बाद बहुत से रजवाड़े भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए राजी हो गए। अगर हम रजवाड़ों की बात करें तो ज्यादातर रजवाड़े भारतीय संघ में सम्मिलित होना चाहते थे। इस कार्य में भारत सरकार का रवैया काफी लचीला रहा। कुछ क्षेत्रों को स्वायत्तता देने के लिए भारत सरकार तैयार हो गई थी। भारत सरकार ने विभिन्नताओं को, जो डाइवर्सिटी थी इंडिया में, उसका सम्मान किया और विभिन्न इलाकों के जो अपनी स्वायत्तता बरकरार रखने की जो मांग थी, जो स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स थे वो अपने कल्चर का प्रिजर्व करना चाहते थे, अपने इलाके को लिए विशेष मांगे मान रहे थे, तो उनको देने के लिए भारत सरकार तैयार हो गई थी। ज्यादातर रजवाड़े शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए ही 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में सम्मिलित हो गए थे। ज्यादातर रजवाड़ों ने भारतीय संघ में सम्मिलित संघ में अपने रजवाड़ों के विलय के लिए सहमति पत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिया था। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक सहमति पत्र था। इसमें जिन रजवाड़ों ने हस्ताक्षर कर दिए थे वो भारतीय संघ का हिस्सा मान लिया जाता था। इस सहमति पत्र अथवा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर का मतलब था कि ये रजवाड़े भारतीय संघ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। कुछ रियासतें जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर के विलय के लिए कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हैदराबाद उस समय एक बड़ी रियासत थी, एक समृद्ध रियासत थी और ये रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी क्षेत्रों से घिरी हुई थी। हैदराबाद के शासक निजाम के नाम से जाने जाते थे और उस समय ये काफी धनाढ्य थे, काफी समृद्ध रियासत थी ये। निजाम हैदराबाद को स्वतंत्र रियासत का ही दर्जा दिलवाना चाहते थे। नवंबर 1947 में निजाम ने भारत सरकार के साथ एक वर्ष के लिए यथास्थिति बहाल यानी कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का फैसला किया, यानी कि 1 साल के बाद अपना फैसला देंगे कि वो भारत के साथ जुड़ेंगे या पाकिस्तान के साथ या फिर स्वतंत्र रहेंगे। 1 साल के लिए वो स्वतंत्र ही थे। इस 1 वर्ष के दौरान भारत सरकार का निजाम के बीच बातचीत चलती ही रही। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत की जनता ने निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया। निजाम का शासन लोकतांत्रिक नहीं था और तेलंगाना के किसान निजाम के शासन को पसंद नहीं कर रहे थे और हैदराबाद की महिलाओं पर भी निजाम का शासन अच्छा नहीं था। महिलाएं काफी दुखी थी उनके शासनकाल में। तो तेलंगाना के किसान और महिलाओं ने निजाम के शासन के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। इस आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया।
हैदराबाद कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलन को रोकने के लिए निजाम ने अपने अर्धसैनिक बलों को रवाना किया। ये अर्धसैनिक बल को रजाकार कहा जाता था, जो बेहद सांप्रदायिक थे और अत्याचारी थे। इन्होंने गैर मुस्लिम समुदायों को विशेष रूप से अपना निशाना बनाया। रजाकारों ने लूटपाट, हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध कर किए। सितंबर 1948 में जब स्थिति काबू से बाहर जाती हुई दिखाई दी तो भारतीय सेना हैदराबाद पहुंची और कुछ दिनों के संघर्ष के बाद हैदराबाद के निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही हैदराबाद को भारत का, जैसे ही निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, हैदराबाद को भारत का हिस्सा, भारत में मिला लिया गया और ये भारत का हिस्सा बन गया। अब हम मणिपुर के बारे में पढ़ते हैं। स्वतंत्र प्राप्ति से पहले ही मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह मणिपुर रियासत को भारत के साथ विलय करवाना चाहते थे। इसके बदले भारत सरकार ने मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रखने यानी कि ऑटोनॉमी देने का आश्वासन किया। जनमत के दबाव में जून 1948 में मणिपुर में चुनाव कराए गए और मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना की गई। मणिपुर भारत का वो पहला हिस्सा है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का सिद्धांत को अपनाकर चुनाव कराए गए। मणिपुर विधानसभा में भारत मणिपुर रियासत के विलय के प्रश्न पर गहरे मतभेद थे। यानी कि मणिपुर की जो विधानसभा थी, वहां विधानसभा की में जो कांग्रेस पार्टी थी वो तो ये चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत के साथ हो जाए, पर बाकी पॉलिटिकल जो पार्टियां थी वो ये नहीं चाहती थी। मणिपुर कांग्रेस रियासत को भारत में मिलवाने के पक्ष में थी, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां एकदम खिलाफ थी। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से सलाह किए बिना ही महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। मणिपुर की जनता में इस घटना को लेकर काफी क्रोध और नाराजगी उत्पन्न हुई, जो आज भी देखने को मिलती है। तो बच्चों, आपने देखा कि ज्यादातर रियासत तो बड़ी आसानी से ही अपनी मर्जी से ही भारतीय संघ के साथ विलय कर लिया था। कुछ रियासतें थीं जैसे मणिपुर है, हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। जूनागढ़ रियासत जो कि आपको गुजरात में मिलेगी, इस रियासत के राजा जो थे वो अपनी रियासत को पाकिस्तान के साथ मिलवाना चाहते थे और इस वजह से मणिपुर में प्लेबिसाइट यानी कि जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह में जनता ने यह फैसला दिया कि वो भारत संघ के साथ रहना चाहते हैं और इस जनमत संग्रह का आदर करते हुए जूनागढ़ को भारत के साथ मिला दिया गया। और जम्मू कश्मीर की जो कहानी है हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।